जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे कक्षा 9 का परमाणु और अणु का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा है। थोड़ा कठिन भी है, लेकिन आप नई 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में आए हैं, कुछ आपके कक्षा का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, तो इसके साथ आपके जो सिलेबस है उसमें भी कुछ न कुछ रोचकता आ रही है। तो हमने पिछली कक्षा तक परमाणु के बारे में पढ़ा था, आज हम अणुओं के बारे में देख रहे हैं। पहली बात, अणु है क्या? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध, कौन से बंध? रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, किसी न किसी केमिस्ट्री की रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा आपस में जॉइंट बनाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है। फिर देखो, स्वयं परमाणु भी हो सकते हैं, स्वयं से अलग भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम दो परमाणुओं का आपस में जोड़ा होगा तभी वो अणु का निर्माण करेगा। एक ही, फिर देखो क्या करें, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके, संयोग मतलब जोड़ा बना करके, संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ठीक है। मतलब ऊपर वाली बात से हम आपस में बता रहा हूं कि एक ही तत्व के दो परमाणु हो सकते हैं या दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के परस्पर संयोग से अणु का निर्माण होता है। जैसे कि ऑर्गन, हीलियम वगैरह कैसे है ना, तो ये अणु का उदाहरण है। फिर देखो, ऑक्सीजन क्या कहता है? ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। भाई प्रकृति में, ठीक है, खाली O की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही O2, तो ये ऑक्सीजन है, इसका स्थायित्व है। हमने पढ़ा है कि वातावरण में टोटल वायुमंडल में जहां 78% नाइट्रोजन है, वहां 21% ऑक्सीजन है और 2% में अन्य सभी गैसें हैं। तो ये O2 है, तो इस O2 का स्थायित्व है, प्रकृति में ये तत्व विद्यमान है जो किसी न किसी रूप में प्रकृति में अपनी संरचना बनाए हुए हैं और जो हमारे जीवन उपयोगी गैस के रूप में कार्य करता है। और इस O के साथ, O2 के साथ अगर मैं एक ऑक्सीजन तत्व जोड़ दूं, ठीक है, तो O2 + 1 तो O3 हो जाएगा। ये क्या हो गई? ओजोन गैस। तो इसमें तीन परमाणु तत्व मिल रहे हैं, तो ये त्रिपरमाणु अणु हो गए। तो ओजोन क्या है? त्रिपरमाणु अणु। ऑक्सीजन क्या है? द्विपरमाणु अणु। ठीक है। क्यों? कि ऑक्सीजन के अंदर दो ऑक्सीजन के दो मिल रहे हैं, जबकि आपके ओजोन के अंदर तीन मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि परमाणुओं के अंदर अणुओं के अंदर परमाणुओं की संख्या है वो परमाणुता को प्रदर्शित करती है। फिर देखो, इसकी परिभाषा दी है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। ये एग्जाम में आपके पूछा भी जा सकता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है। अब आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। तो ये यहाँ तक के सफर को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर रहे। और एक बार और बता देता हूँ, मैं अभी जो ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपको जो वीडियो बता रहा हूँ, जो क्लास ले रहा हूँ, वो एक नोट्स के माध्यम से क्लास ले रहा हूँ। आप बकायदा इस वीडियो को देखते हुए अपनी एक कॉपी रजिस्टर तैयार कीजिए और छोटे नोट्स बना लीजिए। एग्जाम में किसी में से क्वेश्चन आएगा, बाकी फालतू की चीजों को मैं छोड़ रहा हूँ जो काम योग्य नहीं है, किसी प्रकार से हमारे किसी प्रकार की उपयोग नहीं आने वाली है, उन सभी टॉपिकों को छोड़ रहा हूँ। जो उपयोगी टॉपिक है उन सबको मैं इस बोर्ड के द्वारा आपके घर तक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और गीताधाम टीम पूरी आपके लिए लगी हुई है, जो किसी न किसी रूप में आपका सहयोग कर रही है। तो इन चीजों को आपने लिख लिया, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये है, ओके। तो आगे देखो, तो ऑक्सीजन क्या है? द्विपरमाणु अणु। क्या है? द्विपरमाणु अणु। तो एक बार एक परमाणु द्विपरमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऑर्गन क्या है? ऑर्गन
ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका क्या है, एक परमाणु, क्या है, एक परमाणु, ठीक है। और ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा ना, ऑक्सीजन O2, ये हमारा क्या है, द्विपरमाणु, द्विपरमाणु अणु है। फिर देखो फास्फोरस, पी से करते ना इसका, ठीक है। फास्फोरस को पी से, एक बार फास्फोरस के 4 परमाणु है, इसको देख लेते हैं। फास्फोरस से पहले हम एक और देख लेते हैं त्रिपरमाणु का ओजोन, ठीक है। फास्फोरस से पहले ओजोन लिख देते हैं, जो ओजोन O3 है ना, ओजोन O3 त्रिपरमाणु, ठीक है। और फिर है फास्फोरस, फास्फोरस कैसा है भाई, चतुर्थ परमाणु, चतुर्थ परमाणु, ठीक है। और फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर कैसा है, बहुपरमाणु, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुपरमाणु, ठीक है। तो ये था हमारे अणु के अंतर्गत की संरचना को हम पढ़ रहे हैं कि एक अणु में किस प्रकार, ठीक है, एक से अधिक परमाणुओं का संयोग और उनका रासायनिक बंध बनने से वो नए नए तत्वों का निर्माण होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे दो से जितने ज्यादा तत्व रहेंगे उतना ही वो तत्व प्रकृति में ज्यादा समय तक ज्यादा स्थायित्व में रहेगा, ठीक है। और जितने परमाणुओं की कमी रहेगी इतने ही उसका स्थायित्व कम होगा। तो अब इन सबका स्थायित्व प्रकृति में बना हुआ है। और उनकी बात करें तो एक परमाणु में आपका एग्जाम पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि परमाणुकता किसे कहते हैं, परमाणुकता के प्रमुख उदाहरण बताइए। तो उस समय आपको ऑर्गन, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर इन सब के बारे में बताना है। और ये भी आपको लिखना है कि एक परमाणु है या द्विपरमाणु तत्व है। तो ये आपके अणु के अंदर इसमें। अब हम पढ़ेंगे यौगिकों के अणु क्या होते हैं, ठीक है, सामान्य जानकारी देखेंगे अभी, ठीक है। यौगिकों के अणु के बारे में देखते हैं। तो ये आप अपने कॉपी के अंदर बता लीजिए। और जब भी मैं वापस क्लास में पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, मैं पूछूं कि भाई ओजोन तो सूत्र O3 और त्रिपरमाणु, ठीक है। मैं पूछूं ऑर्गन Ar एक परमाणु, ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणु, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है वो त्रिपरमाणु N2, ठीक है। तो इस चीज को समझ लें। फिर आगे देखते हैं, हटा देता हूं। आगे है करो यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु। देख इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के यौगिकों के अणु के बारे में देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के, ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर, भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं,
परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं आपको जल, ठीक है, जल का क्या सूत्र पढ़ा है हमने, H2O। तो निश्चित अनुपात में जल के अंदर क्या क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात मिल रहे हैं। अब इनका अनुपात क्या रहता है, ठीक है, 1:8। इस 1:8 के रेशियो में ये हमेशा मिलेंगे और हमेशा जल का निर्माण करेंगे। तो ये यौगिकों के अणु हो गए। तो जब भी जल की बात आए तो पता रहेगा हमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है और अनुपात रहता है 1:8। ठीक है, इस हाइड्रोजन और इसका अनुपात भी क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी, तो हाइड्रोजन 1 नंबर का तत्व है, ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व है। तो ये इसका अनुपात इस हिसाब से रहता है। तो ये निश्चित अनुपात में मिलते हैं और मिलने के बाद उस तत्व को लेकर संयोग भी करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, ये क्रमांक मैंने से बताया, लेकिन इसका ये अनुपात है, क्रमांक से कोई लेना देना नहीं है। फिर हाइड्रोजन के बाद देखते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस होती है ना, वेरी गुड, अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो आपने अमोनिया का यहाँ पर विस्तारीकरण किया, ठीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें देखो नाइट्रोजन यहाँ 14 के अनुपात में और हाइड्रोजन है वो 3 के अनुपात में। तो 14 और 3 के अनुपात में ये हमेशा अमोनिया का निर्माण करेंगे। ये निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में जब भी ये दोनों तत्व मिलेंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिलेंगे हमेशा जल का निर्माण होगा। ये अनुपात इस तत्वों के अणु की संरचना को निश्चित करता है। अगर ये अनुपात होता है तो इसका स्थायित्व भी है, और ये अनुपात नहीं होता है तो इसका स्थायित्व भी नहीं है। ठीक है, फिर देखो CO2। CO2 को क्या बोलते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 के अंदर किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, कौन कौन मिल रहे हैं, कार्बन व ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इनका अनुपात हमेशा रहता है 3:8। ठीक है, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में संयोग करेंगे उस हर समय वो CO2 का निर्माण करेंगे। तभी तो हमने इसके समान बनाया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। ये यौगिकों के अणु हैं और इनका निर्माण इस प्रकार होता है। तो ये यौगिकों के अणुओं का निर्माण इस तरीके से करते हैं। तो ये आपके यौगिक और अणु के यौगिकों का निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर देखेंगे इसके अंदर अपन आगे, तो आगे की क्लास अपन आयन और रासायनिक सूत्र के बारे में देखेंगे कि रासायनिक सूत्र में कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, कुछ आपके बोरिंग करने वाला भी है लेकिन समझने लगा जरूरी है। अगर ये टॉपिक आपने इस 9th क्लास में समझ लिए तो 10th, 11th, 12th में आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक जितना ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया है उसको बार बार पढ़ते रहें और इन सबको नोट्स के रूप में अपने कॉपी के अंदर उतारते रहें, ताकि जब भी हम मिलेंगे क्लास में आपके पास एक शानदार बैकअप रहेगा जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और अच्छी धार दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा।